बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 26 अगस्त 2022 है, दिन है जी फ्राइडे, जुमातुल मुबारक का 184वां रोज़ था आज। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का अच्छा गुस्से का एक लेवल वो भी आता है कि जब आप कहते हैं कि मैं ये चीज़ ज़ाया कर दूंगा, जला दूंगा, लेकिन तुझे नहीं दूंगा। रूस के गुस्से का वो लेवल आ चुका है कि एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हैं, आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि अमेरिका के सदर जो बाइडन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का टेलीफोनिक राबता स्केड्यूल है। टेलीफोनिक कॉल हुई जो बाइडन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को जो बाइडन ने एक तो यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की, ज़ेलेंस्की ने जो बाइडन का शुक्रिया अदा किया असलहे गोले बारूद की मदद इमदाद पर। मैं आपको ये बता दूं कि $3 बिलियन की मज़ीद इमदाद का ऐलान किया था अमेरिका ने यूक्रेन के यौम आज़ादी के रोज़। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो बाइडन का शुक्रिया अदा किया। जो बाइडन ने कहा कि एज़ लॉन्ग एज़ इट टेक्स, बेटा आप फिक्र ना करो, जब तक ये जंग चलती रहेगी हम इसी तरह आपकी मदद इमदाद जो है वो जारी रखेंगे, यहाँ तक कि आप रूस को शिकस्त नहीं दे देते। जो बाइडन और ज़ेलेंस्की के दरमियान होने वाली कॉल के दौरान ज़पोरिज़िया पावर प्लांट का मामला भी डिस्कस हुआ। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि ज़पोरिज़िया पावर प्लांट पर जो रूस की दहशतगर्दी है उसे बंद होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि रूस की कौन सी दहशतगर्दी का जिक्र कर रहे थे अमेरिका के सदर जो बाइडन। जो बाइडन ने कहा कि ज़पोरिज़िया पावर प्लांट को उन्होंने मुतालबा किया रशिया से कि ज़पोरिज़िया पावर प्लांट को आलमी इदारों के और यूक्रेन के हवाले कर देना चाहिए, इससे कबल के कोई बड़ा हादसा रोनमा हो जाए, कोई न्यूक्लियर डिजास्टर रोनमा हो जाए। ज़पोरिज़िया पावर प्लांट को मार्च में रशिया ने कंट्रोल किया था, फिर अपने 500 से 800 फौजी यहाँ पर तैनात कर दिए और यूक्रेनी अमले को कहा कि वो काम जारी रखें। यहाँ पर यूक्रेन का अमला है ज़पोरिज़िया पावर प्लांट के अंदर जो इस पावर प्लांट को काम जारी रखे हुए है और सिक्योरिटी जो है वो रशिया के फौजियों ने कंट्रोल की हुई है। गुज़िश्ता दिनों की मैं आपको एक खबर बताऊँ कि 2 वर्कर्स को रशिया के फौजियों ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे कोई तकरीब कारी करने की, कोई जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर यूक्रेन को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ कहाँ सिक्योरिटी तैनात है और रशिया ज़पोरिज़िया पावर प्लांट के साथ क्या कर रहा है और क्या करने वाला है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन वो आउट करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जो ज़पोरिज़िया पावर प्लांट के अंदर वर्कर्स थे। गुज़िश्ता वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ज़पोरिज़िया पावर प्लांट कट हो गया ग्रिड के साथ। ज़पोरिज़िया पावर प्लांट के जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं वो एक्टिवेट हो गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन फ़िलहाल अंडर कंट्रोल है। ज़पोरिज़िया पावर प्लांट के सेफ्टी सिस्टम्स जो हैं वो एक्टिवेट हो गए थे, फिर अब ग्रिड के साथ दोबारा से ज़पोरिज़िया पावर प्लांट मुंसलिक हो गया है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि ये फॉर टाइम बीइंग कंट्रोल हो गई है सिचुएशन, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल ज़पोरिज़िया पावर प्लांट के अंदर और इसके गिरदोनवा में है, तो आने वाले चंद घंटों के बाद या चंद दिनों के बाद डिपेंड करता है कि ज़पोरिज़िया पावर प्लांट पर शेलिंग की जाए, इस पर फायरिंग की जाए, ये लड़ाई की जद में आए, जंग की जद में आए। तो रशिया ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि M777 हॉविट्ज़र जो अमरीकी साख्ता असलहा यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है वो उन्होंने कहा कि हमने डिस्ट्रॉय किया और उसके एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं कि यूक्रेन की जानिब से ज़पोरिज़िया पावर प्लांट पर शेलिंग की जा रही है। और ज़पोरिज़िया पावर प्लांट, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताऊँ, मैं इस घर में हूँ, ये मेरा घर है, चाहे मैंने इसे जंग के दौरान कंट्रोल किया, ये मेरा हो गया, तो मैं इसे क्यों कर इस पर शेलिंग करने की कोशिश करूंगा या इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जबकि मेरा ये मंसूबा है कि मैं इस घर यानी कि इस पावर प्लांट के ज़रिए अपने मोहल्ले में बिजली सप्लाई करूंगा। तो रशिया क्यों कर शेलिंग करेगा ज़पोरिज़िया पावर प्लांट के ऊपर, क्योंकि रशिया के अंडर कंट्रोल है पावर प्लांट और रशिया का मंसूबा ये है कि इस पावर प्लांट की बिजली जो रशिया इलाके कंट्रोल कर चुका है उन्हें प्रोवाइड की जाएगी, उस तरफ डाइवर्ट कर दी जाएगी। तो शेलिंग तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि शेलिंग यूक्रेन की जानिब से की जा रही है। जो M777 एविडेंस के तौर पर रशिया कह रहा है मैं दिखाऊंगा, दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक लॉजिक ही नहीं समझ में आता कि एक चीज़ रशिया के अंडर कंट्रोल है तो रशिया क्यों कर उस पर शेलिंग करेगा। शेलिंग तो यूक्रेन की जानिब से की जा रही है, वो असलहा गोला बारूद इस्तेमाल करते हुए जो अमेरिका, नेटो ममालिक, बरतानिया ने यूक्रेन को प्रोवाइड किया है। तो बहरहाल रशिया के पास सबूत भी मौजूद हैं। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नुमाइंदे उन्होंने कहा कि हमें चंद दिन लगेंगे ज़पोरिज़िया पावर प्लांट पहुंचने में और कुछ खबरों के मुताबिक सितंबर के
फर्स्ट वीक में आलमी इदारों के नुमाइंदों को ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट तक रसाई दी जाएगी, जिसकी इजाज़त रशिया ने दी है इंटरनेशनल इदारों को, क्योंकि ये रशिया के अंडर कंट्रोल है ये ज़ैपोरिज़िया का पावर प्लांट। जितनी जल्दी आलमी इदारों के नुमाइंदे यहाँ पर पहुँचते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि जो फ्यूल ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं इस जंग में और जो चाहते हैं कि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के अंदर कोई हादसा रोनमा हो जिसका मलबा जो है वो रशिया पर डाला जाए, तो उन्हें चंद घंटे चंद दिन बहुत ज़्यादा हैं उन्हें अपनी तखरीबकारी मुकम्मल करने में। तुर्की इस बात से पर्दा हटा चुका है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, मैंने एक वीडियो में आपके साथ जिक्र किया था कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि ग्रेन की डील आपने करवा दी दोनों ममालिक के सरबराहान को, या एटलीस्ट दोनों ममालिक के नुमाइंदों को, मिनिस्टर्स को बातचीत की टेबल पर क्यों नहीं बिठाते, तो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मगरिब ऐसा नहीं चाहता। मगरिब ने तो ये भी कोशिश की, नेटो ममालिक नाम नहीं लिया, स्पेसिफाई नहीं किया। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कुछ नेटो ममालिक ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि ग्रेन की डील भी तय ना पा सके, तो बातचीत की कोशिश बहरहाल तुर्की ने कहा मैं कर रहा हूँ और मैं कामयाब भी हो जाता अगर मगरिब और कुछ नेटो ममालिक बीच में तखरीबकार का किरदार अदा ना करते। तो यहाँ पर भी ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के अंदर कोई भी हादसा आने वाले दिनों में भी हो सकता है, जब तक कि आलमी इदारे यहाँ पर नहीं पहुँचते और वो नहीं देखते ऑन ग्राउंड सिचुएशन कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसका ज़िम्मेदार कौन है। तुर्की ने ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के मामले पर भी सालसी का किरदार अदा किया है। तुर्की और अमेरिका के दरमियान सख्त स्टेटमेंट्स का तबादला चल पड़ा है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के इस तरह के इंटरव्यू के बाद अमेरिका की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई कि हमने जो भी सैंक्शंस रशिया पर आयद की हैं तो तुर्की बाईपास कर रहा है उन सैंक्शंस को, तुर्की किसी खातिर में नहीं ला रहा। तुर्की वो मुल्क है जिसने इसमें हिस्सा नहीं लिया, रशिया पर कोई सैंक्शंस आयद नहीं कि। तुर्की के रशिया के साथ भी अच्छे दिफाई ताल्लुकात भी हैं, मुआशी ताल्लुकात भी हैं, तो तुर्की उन ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहता। तुर्की एक मीडिएटर के तौर पर सामने आया है रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी इस जंग के दौरान भी। तो अमेरिका ने कहा कि आपकी कुछ कंपनियां हैं जो रशिया के साथ सैंक्शंस को बाईपास करते हुए बिजनेस कर रही हैं और ज़्यादा कर रही हैं जंग के दिनों में, तो ऐसा करेंगे तो हम आप पर मज़ीद सैंक्शंस आयद कर देंगे। पहले भी अमेरिका ने तुर्की के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हुए थे जब तुर्की S-400 की डील रशिया के साथ कर रहा था, तो अब अमेरिका ने दोबारा से कहा, और वो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के इंटरव्यू के बाद ही ये स्टेटमेंट अमेरिका की जानिब से सामने आई कि हम ख्याल करें और सैंक्शंस को बाईपास ना करें वरना हम आप पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करेंगे। तो तुर्की ने कहा कि वी डैम केयर, हमें कोई परवाह नहीं है। तुर्की को मालूम है तुर्की वो चीज़ है कि उसे ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है, अमेरिका भी रशिया भी, क्योंकि तुर्की का इस तनाज़े में जो किरदार है, अगर आप तुर्की के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे तो क्या चीज़ें आपके स्टेक पर हैं। तुर्की एक सालिश का किरदार अदा कर रहा है, तुर्की एक नेटो का मेंबर है, तुर्की फिनलैंड और स्वीडन को नेटो के मेंबर बनने में एक रुकावट है, तो अमेरिका तुर्की के साथ बिल्कुल भी तल्ख लहजे में बात नहीं कर सकता। तुर्की ने इसलिए अमेरिका की स्टेटमेंट का जवाब दिया कि वे डैम केयर, आपने सैंक्शंस आयद करनी है, जो कुछ करना है कर लें, हमारे जो ताल्लुकात रशिया के साथ हैं या जो हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ हैं वो एज़ इट इज़ रहेंगे। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान जो है, मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस हूँ उनकी सियासत से, जिस तरह की सियासत रजब तय्यिप एर्दोगान की जानिब से की जाती है। अब आप ये देख लें कि तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर फ़लस्तीन के नक्शे उठाकर मसला फ़लस्तीन की भी बात करते हैं, इज़राइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं, इज़राइल के सदर का रेड कारपेट इस्तकबाल किया जाता है। अज़रबैजान की जंग में तुर्की पेश था अज़रबैजान के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर अज़रबैजान की नगोर्नो कराबाख की जंग रजब तय्यिप एर्दोगान ने लड़ी, और अज़रबैजान से भी पहले आर्मीनिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने वाले भी तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान है। आर्मीनिया के साथ 30 साल तक तुर्की ने ताल्लुकात मुनक़ता रखे थे, लेकिन अब वो अज़रबैजान से भी पहले तुर्की ने बहाल कर लिया। यहाँ पर काबुल के एयरपोर्ट पर, हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तुर्की के ट्रूप्स एज नेटो ट्रूप्स मौजूद रहे थे, और जब अमेरिका ने इनखला का अनाउंस किया कि हम इनखला कर रहे हैं, तो तुर्की ने फिर तालिबान को ऑफ़र की थी कि एयरपोर्ट का कंट्रोल हम संभाल लें। तो तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान इम्प्रेसिव पॉलिटिशियन है। एक पॉलिटिशियन को ऐसा ही होना चाहिए कि अमेरिका जैसी आलमी ताकत के आगे भी तुर्की स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़बान इस्तेमाल करता है। रशिया के साथ भी तुर्की के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान का भी दौरा किया तुर्की ने, तुर्की के सदर ने सऊदी प्रिंस को, MBS को भी इनवाइट किया। तो तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से जो टोन अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है,
تو یہ امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ ہم صرف بھونک سکتے ہیں، ترکی کو کاٹ نہیں سکتے۔ دیگر جو ممالک ہیں ان پر چلتی ہے امریکہ کی، جو یورپین کنٹریز ہیں ان پر امریکہ کی چلتی ہے، اور وہ امریکہ کے ریل پٹھو جسے کہتے ہیں، وہ امریکہ کے ریل پٹھو ہیں۔ امریکہ کے اشاروں پر یوکرین سمیت جو دیگر یورپ کے ممالک ہیں وہ سینکشنز پر سینکشنز عائد کرتے رہے رشیا کے اوپر۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جرمنی اور دیگر جو یورپین کنٹریز ہیں، فن لینڈ ہے، انہیں سانس نہیں آ رہی۔ ان کے بجلی سے لے کر گیس سے لے کر جو پرائسز ہیں، جو ویورز وہاں پر رہتے ہیں یورپ کے اندر، انہیں معلوم ہوگا کہ کتنی زیادہ پرائس ہائک ہے، کتنے زیادہ گیس کے کرائسس ہیں، کتنی زیادہ الیکٹریسٹی کے کرائسس ہیں فن لینڈ کے اندر اسپیشلی، کیونکہ فن لینڈ روس سے بجلی بھی لیتا ہے۔ تو یہاں پر مہنگائی کی جو صورتحال ہے یورپ کے اندر، جرمنی کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ جرمنی کبھی کینیڈا جاتا ہے، کبھی کہاں جاتا ہے، کبھی اپنی انرجی کو سیو کرنے کے فارمولے بنائے جاتے ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ گیس کم استعمال کرو، کھانا 3 ٹائم نہیں 1 ٹائم کھائیں گے۔ تو اس طرح کی دوڑیں جرمنی جیسے ملک کی لگی ہیں۔ یورپ جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز کا ایک جتھا ہے، اس کو آج کل، اور اب سردیاں بہت زیادہ قریب ہیں، تو سردیاں آنے سے قبل جرمنی کی جانب سے جرمنی کے فارن منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ جناب معذرت 6 مہینے گزر گئے، اب سردیاں آنے والی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یوکرین کی مدد امداد میں تھوڑی سی کمی آ جائے۔ جرمنی نے تو خیر اتنی زیادہ مدد بھی نہیں کی، ہیلمٹ سے جرمنی نے سٹارٹ کیا تھا، اور ابھی کچھ ٹینکس اور لیتھل ویپن جرمنی کی جانب سے یوکرین کو پرووائڈ کیا گیا، اور جرمنی نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ جرمنی نے کہا کہ اب ہمیں سردیوں کی ٹینشن ہے، انرجی کرائسس کی ٹینشن ہے، تو ہمیں اس کا بندوبست کرنے دے، پرائی جنگ کو بعد میں دیکھیں گے، پرائی جنگ کو امریکہ کافی ہے دیکھنے کے لیے۔ تو امریکہ دیکھ رہا ہے، اور جرمنی سمیت یورپین کنٹریز سردیوں کی تیاریوں میں لگ چکے ہیں۔ اور دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ وہ رپورٹ جو میں نے سٹارٹ میں جس کا ذکر کیا، رشیا کی جو گیس ہے نارڈ اسٹریم 1 کی، فن لینڈ اور روس کے کچھ عوام نے کچھ ویڈیوز شیئر کی سوشل میڈیا پر، کچھ تصویر شیئر کی، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ تصویر، اور لوگوں نے یہ کہا کہ بڑے بڑے جو آگ کے غبارے ہیں وہ ہم نے ہوا میں بلند ہوتے دیکھے۔ یہ نارڈ اسٹریم 1 کا پلانٹ ہے فن لینڈ کے قریب، اور یہاں پر یہ کہا گیا ماہرین کی جانب سے، کچھ رپورٹس کے ذریعے انٹرنیشنل اخباروں نے یہ رپورٹس شائع کی کہ $1 کروڑ ڈیلی 4.5 ملین کیوبک میٹر گیس ڈیلی رشیا ضائع کر رہا ہے، جلا رہا ہے رشیا۔ اور یہ وہ گیس ہے جو رشیا جرمنی کو پرووائڈ کرتا ہے نارڈ اسٹریم 1 سے۔ یہ جرمنی کو یہ گیس پرووائڈ کی جاتی ہے، وہ گیس 4.5 ملین کیوبک میٹرز پر ڈے، $1 کروڑ کی پر ڈے گیس رشیا جلا رہا ہے، اور یہ کوئی خوشی سے نہیں جلا رہا۔ رشیا کی یہ گیس جرمنی لیتا تھا، اب جرمنی سینکشنز کی وجہ سے رشیا کی گیس پر پابندی، اور وہاں پر جرمنی خود بھی سفر کر رہا ہے، رشیا ایز سچ نہیں کر رہا۔ جرمنی کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ دیکھو اتنا مجبور ہو گیا روس کے، اس کی گیس کوئی نہیں خرید رہا، اور اسے اپنی گیس چلانی پڑ رہی ہے، ضائع کرنی پڑ رہی ہے۔ چلیں مان لیا کہ رشیا کی گیس کوئی نہیں خرید رہا، اسے جلانی پڑ رہی ہے، ضائع کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ اپنی صورتحال دیکھیں، روس کی صورتحال دیکھیں۔ روس کو نہ گیس کے کرائسس ہیں، نہ الیکٹریسٹی کے کرائسس ہیں، نہ غربت نے اسے مار رکھا ہے، نہ کسی کی ڈکٹیشن میں رشیا آتا ہے۔ رشیا کے جو اتحادی ملک ہیں، جو دوست ملک ہیں، وہ اس سے تجارت بھی کر رہے ہیں، جن میں جائنٹس ہیں، چائنا، بھارت جیسے جائنٹس ہیں، ایران ہے، نارتھ کوریا ہے، بہت سارے ممالک ہیں، بیلاروس ہے۔ تو رشیا کا کاروبار چل رہا ہے۔ رشیا کو آئسولیٹ کرنے میں یورپ اور مغرب مکمل طور پر ناکام ہے۔ جس طرح کی مرضی سٹیٹمنٹس جاری کرتے رہیں کہ ملینز آف ڈالرز کی گیس رشیا کو جلانی پڑ رہی ہے، جلا دے گا، لیکن آپ کو تو نہیں مل رہی نا، آپ کو تو نہ امریکہ دے رہا ہے، نہ قطر دے رہا ہے، نہ آذربائیجان سے مل رہی ہے۔ جو لانگ ٹرم معاہدے آپ نے سائن کیا آذربائیجان جیسے ممالک کے ساتھ، وہ آپ کو 2027 میں جا کر آپ کی انرجی کی 50% نیڈ پوری کرنا سٹارٹ کر دیں گے، جو آپ کو اس نارڈ اسٹریم سے ملتی ہے، جو کہ ملینز آف ڈالرز کی گیس، ملینز آف کیوبک میٹرز گیس پر ڈے جلا رہا ہے، ضائع کر رہا ہے۔ تو آپ کو یہ دیکھ کر جو آگ کے غبارے ہیں، یہ دیکھ کر یورپ سوچ تو رہا ہوگا کہ یہ غلطی جس پر جرمنی جیسے ممالک جو ہیں، جرمنی اور ہنگری جیسے ممالک پہلے ڈٹے رہے اور امریکہ کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، لیکن باس کے آگے کس کی چلتی ہے؟ باس جو ہے وہ اس طرح کے تنازعات کو انیشیٹ کرنے میں ماہر ہے۔ اور ابھی بھی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی میں جو بائیڈن نے گزشتہ رات ہوا بھری ہے، اور ولادیمیر زیلنسکی تازہ دم ہو کر پھر میدان جنگ میں کود جائیں گے۔ یہ نہیں سوچ رہے وہ کہ سردیاں بہت زیادہ
قریب ہیں اور جن ممالک پر آپ کا اعتماد ہے، جن کے کانفیڈنس، جن کے اسلحے گولے بارود کے کانفیڈنس، اعلانات کے کانفیڈنس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سردیاں سٹارٹ ہوتے ہی آپ کو برف میں کہیں گم نظر آئیں گے، وہ آپ کو دکھائی بھی نہیں دیں گے جو ممالک آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور یہ جو 6 مہینے، ان میں سے 2 مہینے کہہ لیں جو مدد امداد کو صحیح طرح یوٹیلائز کیا یوکرین نے، کتنے علاقے واپس لیے، کتنے علاقے چھڑوائے، جتنا مرضی یورپین میڈیا، مغربی میڈیا جو ہے وہ بتا دے کہ ہزاروں ٹینکس مار دیے، ہزاروں فوجی مار دیے رشیا کے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ کتنے علاقے واپس چھڑوائے۔ سردیوں سے قبل یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کہہ رہے تھے کہ میں اس جنگ کو وائنڈ اپ کر دوں گا۔ وائنڈ اپ آپ نہیں کر سکتے۔ وہی 2 آپشنز ہیں جو رشیا کے فارمر پریزیڈنٹ دمتری میدویدیو نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ جائیں، اور جو اس وقت ڈومیننٹ پارٹی ہے، ظاہر ہے اس کے مطالبات آپ کو ماننا پڑیں گے۔ اگر اس جنگ کو سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ جاتے اور مغرب اور یورپ کی ان ہلہ شیریوں میں نہ آتے تو شاید یوکرین کے جو علاقے رشیا کنٹرول کر چکا ہے وہ یوکرین کے ہی رہتے۔ اگر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی جوش سے نہیں ہوش سے کام لیتے۔ چائنا اور تائیوان کے تنازع کے حوالے سے بہت سارے ویورز جو ہیں وہ کامنٹس باکس میں پوچھتے رہتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیو میں چائنا اور تائیوان کے تنازع کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ خبریں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔